गुड आफ्टरनून। तो जो एनसीईआरटी बेस्ड रिवीजन शुरू हुआ उसमें ये यूनिट एंड मेजरमेंट का सेकेंड पार्ट देखिए। और सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं और एनसीईआरटी के हर पेज से क्वेश्चंस को लिया गया है। जो क्वेश्चन जिस पेज से बन सकते हैं उनको यहाँ पे लिया गया है, जो एग्जाम में आने के लिए भी बिल्कुल तैयार क्वेश्चन हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी पेज नंबर 33 मिलेगा और राइट बात है 11th का पार्ट 1 रहेगा। 11th का पार्ट 1 पेज नंबर 33 में आप देखिए, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन नीड नॉट बी एन एक्चुअली करेक्ट इक्वेशन। जो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो वो एक्चुअली करेक्ट हो ये जरूरी नहीं है। जैसे कि देखिए t इज इक्वल टू, अगर लिखा हुआ है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, तो ये डायमेंशनली भी करेक्ट है और न्यूमेरिकली भी करेक्ट है। लेकिन अगर लिखा हुआ है t इज इक्वल टू 2 और पाई नहीं लिखा हुआ है तो ये डायमेंशनली तो सही है लेकिन न्यूमेरिकली सही नहीं है। अगर लिखा हुआ है t इज इक्वल टू पाई अंडर रूट एल बाई जी, तो ये इक्वेशन भी डायमेंशनली तो सही है लेकिन न्यूमेरिकली सही नहीं है, जबकि ये डायमेंशनली भी सही है और न्यूमेरिकली भी सही है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि जो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो वो एक्चुअली भी करेक्ट हो ये जरूरी नहीं है। नीड नॉट टू बी एक्चुअली करेक्ट। सेकेंड, अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे नॉट बी एक्चुअली करेक्ट इक्वेशन। अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी एन एक्चुअली करेक्ट इक्वेशन। जो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो वो एक्चुअली करेक्ट हो सकती है। हो भी होती है या नहीं लिखा है, विल भी नहीं लिखा हुआ है, केवल लिखा हुआ है मे बी एन एक्चुअली करेक्ट इक्वेशन, तो ये भी सही है। अ डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट कभी नहीं। जो इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, जैसे कि t बराबर 2 पाई अंडर रूट 1 बाई जी या t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट सिर्फ l लिखा हो, या t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l इंटू जी लिखा हो, या t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट g बाई l लिखा हो, तो ये इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट हैं तो न्यूमेरिकली तो इनकरेक्ट होंगी। जबकि थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है अ डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट, ये कभी नहीं हो सकता। जो इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट होगी वो एक्चुअली इनकरेक्ट ही होगी, कभी वो करेक्ट इक्वेशन नहीं होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोथ 1 एंड 2 आंसर लगाइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में भी आपको मिलेगा पेज नंबर 36 में, ये लिखा हुआ देखिए। पेज नंबर 36 में आपको ये कॉन्सेप्ट मिलेगा। इसमें कहा गया है कि m इज इक्वल टू एन नॉट स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है ना, ये आपकी इक्वेशन है और ये एक रिलेशन है जिसमें हमें b की डायमेंशन फाइंड करनी है और एन नॉट की डायमेंशन भी हमको फाइंड करनी है। तो जैसा कि हम जानते हैं किसी भी फार्मूले में, फिजिक्स के किसी भी फार्मूले में या साइंस के किसी भी फार्मूले में वही क्वांटिटीज ऐड हो सकती है जिनकी डायमेंशन सेम, ऐड या सब्ट्रैक्ट वही हो सकती है जिनकी डायमेंशन सेम हो। तो ये दोनों चीज़ें आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, इसका मतलब है कि b अपॉन सी स्क्वायर की डायमेंशन 1 के बराबर है और 1 मतलब डायमेंशन लेस। इस प्रकार से b की डायमेंशन c स्क्वायर के इक्वल होगी और c स्पीड ऑफ लाइट है, यानी कि LT माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि L2T माइनस 2। आइए अब बात करते हैं एन नॉट की डायमेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए ये चीज डायमेंशन लेस है, हाँ नीचे जो डिनोमिनेटर है वो देखिए ये डायमेंशन लेस है। तो जब ये पूरा डायमेंशन लेस है तो m की डायमेंशन एन नॉट के स्क्वायर के बराबर, क्योंकि नीचे की चीज़ कैसी है डायमेंशन लेस, और डायमेंशन लेस को हम लोग 1 कहते हैं। इस तरीके से एन स्क्वायर की डायमेंशन m के बराबर m यानी कि कैपिटल M डायमेंशन है, ये m मास है और ये उसकी डायमेंशन है। इस प्रकार से n की डायमेंशन m टू द पावर हाफ होगी। ठीक है ना,
तो आपका थर्ड ऑप्शन सही है, N0 की डायमेंशन और B की डायमेंशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, NCERT 36 पेज नंबर पे आपको देखने को मिलेगा। आइए, परसेक इज द यूनिट ऑफ, परसेक आप जानते हैं 1 परसेक इज इक्वल टू 3.06 इंटू 10⁻16 मीटर, ठीक है ना। तो ये एक लेंथ होती है, तो परसेक इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। नो टाइम नहीं, वेलोसिटी नहीं, एंगल नहीं, ये लेंथ की यूनिट होती है, ठीक है ना। नोट्स में आपको मैंने बताया हुआ है और ये अफेक्ट आपको मिलेगा यहाँ पर NCERT पेज नंबर 21 पे, ठीक है। आगे चलें, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा इग्नोर करिए। हाँ, ये आउट ऑफ ऑर्डर है क्वेश्चन, और इस पर जरा ध्यान दीजिए। एक स्क्रू गेज है जिसमें मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर का है, यानी कि जो स्क्रू पे जो पेंच स्क्रू यानी कि पेंच में जो रिंग्स हैं उनके बीच का जो गैप है वो 1 मिलीमीटर है, ठीक है ना। यानी कि पिच दिया हुआ है, इस गैप को हम लोग पिच कहते हैं कि नहीं कहते हैं। और सर्कुलर स्केल को 200 डिवीजन्स में डिवाइड किया गया है, तो लीस्ट काउंट फाइंड करना है। लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज इक्वल टू पिच अपॉन number of divisions on circular scale, ठीक है ना। ये फार्मूला होता है, तो पिच हो गया आपका, पिच हो गया 1 mm और ये हो गया 200, तो 200/1, तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, फिर 0 लगाया, तो 0 बढ़ाया, फिर 0 लगाया, 0 बढ़ाया, और फिर कितने बार चला गया 5 टाइम्स, ठीक है ना। तो 0.005 मिलीमीटर स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट बहुत आराम से निकल आया, मिलीमीटर में। और ये आपको NCERT पेज नंबर 35 में मिलेगा, ये कॉन्सेप्ट मिलेगा। आइए आगे चलते हैं। सैटेलाइट है जो जिसको देखा जा रहा है अर्थ से, और अर्थ से दोनों अपोजिट पोल से देखा जा रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। यहाँ से इस सैटेलाइट को मान लीजिए देखा जा रहा है, ये सैटेलाइट है। इस सैटेलाइट पर जो एंगल सबटेंड हो रहा है इन दोनों जगहों से, उसकी वैल्यू जो है वो थीटा सबटेंडेड एट द सैटेलाइट बाय 2 डायरेक्शंस ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 0.032 रेडियन। एंगल दिया हुआ है, अगर अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर है, ये देखिए डायमीटर है और ये है रेडियस, ठीक है ना। अगर अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर है तो बताइए सैटेलाइट की अर्थ से क्या डिस्टेंस है, यानी कि ये x पूछा गया है। तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है ना। सो इसी फार्मूले का इस्तेमाल कर लीजिए। एंगल इज इक्वल टू आर्क की लेंथ यानी फुल डायमीटर, हाँ ये फुल डायमीटर अपॉन दूरी x। इस प्रकार से x की वैल्यू हमारे को मालूम हो जाएगी 0.032 रेडियन इज इक्वल टू डायमीटर 6400 किलोमीटर को हमने डबल कर दिया, डायमीटर हो गया, और अपॉन में आ गया x। सो x इज इक्वल टू 6400 इंटू 2 अपॉन 0.032 किलोमीटर, ठीक है ना। इन्होंने आंसर मीटर में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ से हटाएंगे तो ये 6400 और इंटू ये 2000 अपॉन 32, तो 32 ये 200 हो जाएगा, तो ये हाँ 200 इंटू 2000 है ना। तो ये हो गया 4 और 4 के ऊपर 1 2 3 4 5 0 3 आ गया किलोमीटर। तुम कह सकते हो 4 इंटू 10⁵ किलोमीटर। तुम ये भी कह सकते हो कि 4 इंटू
10⁸ मीटर। ठीक है ना, इस प्रकार से सेकंड ऑप्शन को चॉइस किया जा सकता है। ठीक है ना, चलिए किलोमीटर में नहीं बल्कि मीटर में आंसर दिया हुआ, इसीलिए ऐसा हमने किया। आप सवाल देखिए जल्दी से। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 19 पे आपको मिलेगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, If we plot a graph between systematic error and number of observation, तो कैसा आएगा? अब आप अच्छी तरह जानते होंगे कि एरर जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है सिस्टमैटिक एरर, दूसरी होती है रैंडम एरर और तीसरी होती है ग्रॉस एरर। ठीक है ना, तो जो रैंडम एरर होती है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जबकि जो सिस्टमैटिक एरर होती है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड नहीं करती, और जो ग्रॉस एरर होती है वो भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड नहीं करती। तो सिस्टमैटिक एरर और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में जब सिस्टमैटिक एरर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड ही नहीं करती तो ग्राफ कैसा होगा? इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ाते जाने से सिस्टमैटिक एरर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अनडाउटेड बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कोई स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो आंसर कर सकता है गलती से वो ये आंसर कर सकता है। अब वो स्टूडेंट ये आंसर कर सकता है क्योंकि उसको ये याद होगा कि जो रैंडम एरर होती है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के इन्वर्सली होती है। तो एन और रैंडम एरर में ग्राफ ऐसा आएगा, और ये ऑप्शन में जरूर होगा, और ज़्यादातर स्टूडेंट इसको सही कर सकते हैं। जबकि ग्राफ रैंडम एरर और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का नहीं है, बल्कि ग्राफ सिस्टमैटिक एरर और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का है, इसलिए आपका ये ग्राफ होना चाहिए। ये आपको मिलेगा एनसीईआरटी पेज नंबर 23 में, ये कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। आइए 23 की बात करें। We measure the diameter of thick wire in successive measurement। हमने कई मेजरमेंट किए और करने के बाद हमें ये रीडिंग्स मिली, तो परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट बताना है। इस प्रयोग में कितनी एरर हुई हमको ये बताना है। एनसीईआरटी में ये कॉन्सेप्ट, ये सवाल आपको पेज नंबर 25 में मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम परसेंटेज एरर निकालें। तो पहले हम लोग ट्रू वैल्यू निकालेंगे। हाँ, जो रीडिंग्स हैं पहले उन्हें लेते हैं और उन्हें जोड़कर उनका एवरेज निकालते हैं। 2.63 सेंटीमीटर, 2.56, 2.42, देन 2.80, देन 2.71। ये हमारी वैल्यूज हैं, इन सबको जोड़ के हम इनका एवरेज निकालेंगे। ठीक है ना, 6, 3, 9, 2, 11 and 1, 12, carry 1, 7, 7, 5, 12, 12, 4, 16, 16, 24, 24 और 7, 31 की 31 का 3, 5, 7, 9, 11, 13। ये देखिए ये आ गया टोटल, है ना। आइए अब ट्रू वैल्यू निकालें। ट्रू वैल्यू निकालने के लिए इन सबको हमने जोड़ा है ना, यानी कि 13.10 बाई 5, तो ये हो गया 2, 3, 10, तो ये हो गया 2.62 सेंटीमीटर। ये ट्रू वैल्यू आ गई। अब आइए हम लोग एब्सोल्यूट एरर निकालें हर ऑब्जर्वेशन की। ये ट्रू वैल्यू है और ये मेथड वैल्यू है, इन दोनों को हमने माइनस किया तो 0.01 आया। हाँ, ट्रू वैल्यू से मेथड वैल्यू हटाते हैं, तो जब इसको इससे माइनस किया तो ये 2.56 है और ये 6.62 है, तो ये 0.06 आया। इससे इसको माइनस किया तो डेल्टा A3 इज इक्वल टू 0.20 आया, बिकॉज ये 2.62 है और ये 2.42 है, तो 0.20 आया। और इसका आंसर डेल्टा A3 इज इक्वल टू ये 2.62 और ये 2.80, तो 0.18 आया। और ये 2.71 और ये 2.62, तो
तो ये 0.09, 2.71 एंड 2.62, ठीक है ना। तो क्या तो 9 और 0 और ये 0, 0.09 डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A2 डेल्टा A2 2.62 and 2.56 है ना सेकेंड रीडिंग 2.56 और ये 2.62 और ये 2.56 है और यहाँ पे आ गया 0 और ये 0.06 ये लिखा हुआ है 0.06। फिर डेल्टा A3 0.20 डेल्टा A4 यस यही मैं देख रहा था डेल्टा A4 0.18 एंड डेल्टा A5 0.09। इनका सम किया जाए तो ये हो गया 7 24 2 और ये 0 है 2 2 4 और ये 5 तो 0.54 ये टोटल एब्सोल्यूट एरर है। तो अब आइए बात करते हैं एवरेज एब्सोल्यूट एरर की। एवरेज एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेगी? टोटल एब्सोल्यूट एरर 0.54 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये देखिए आपका 500 बाई 54 ये लगाया हमने, यहाँ 500 कर लीजिए, ऊपर 54 डेसिमल हटा दीजिए, पॉइंट लगाया तो 0 बढ़ाया तो ये एक बार जाएगा, तो ये 500 होगा तो ये 40 होगा, एक 0 बढ़ाएंगे नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे और ये 8 बार जाएगा तो ये हो जाएगा पूरा कंप्लीट, ठीक है ना। तो 0.108 ये आया 0.108 और क्योंकि हमने इनको जोड़ा है और इनमें डेसिमल के बाद 2 अंक हैं तो इसमें भी डेसिमल के बाद 2 अंक होने चाहिए, तो हम 2 अंक तक रखेंगे और तीसरे अंक को हम हटाएंगे। तो ये हो गया हमारा डिजिट टू बी ड्रॉप्ड क्योंकि ग्रेटर देन 5 है इसलिए वापस आएंगे और 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.11, ठीक है ना। ये राउंड ऑफ करना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इसमें कितने डेसिमल हैं? 2 डेसिमल नंबर हैं, है ना। तो हमारे आंसर में भी 2 डेसिमल नंबर होने चाहिए, इसलिए हम तीसरे नंबर को ड्रॉप करेंगे। ड्रॉप करने के लिए हम देखेंगे कि ये नंबर जिसको हमें ड्रॉप करना है वो 5 से कम है कि 5 से ज़्यादा है या 5 के बराबर है। अगर 5 से ज़्यादा है तो वापस आकर 1 बढ़ाएंगे, अगर लेस देन 5 है तो वापस आकर वैसे ही छोड़ देंगे, मतलब 0 0 ही रहेगा। और अगर 5 है तो हम वापस आएंगे और इवन और ऑड नंबर को देखेंगे, अगर इवन है तो वैसे ही छोड़ देंगे और अगर ऑड नंबर है तो हम 1 जोड़ेंगे। ये राउंड ऑफ करने के रूल मैंने आपको याद दिला दिए हैं। तो ये हो गया एवरेज एब्सोल्यूट एरर। और अब आइए बात करते हैं परसेंटेज एरर की। तो पहले आएगा रिलेटिव एरर। हाँ जी, पहले रिलेटिव एरर मतलब डेल्टा ए यानी कि एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। तो एब्सोल्यूट एरर आई है आपकी, कहाँ गई एब्सोल्यूट एरर? हाँ ये देखिए 0.11 अपॉन ट्रू वैल्यू यानी कि 2.62। और अब परसेंटेज एरर निकालेंगे। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए जो रिलेटिव एरर आई है ना, उसमें हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आपका 4%, ठीक है ना। क्योंकि ये ऊपर 11 हो जाएगा और नीचे 2.62 है, तो ये जब डिवाइड करेंगे तो 4 ही आएगा एग्जैक्टली, ठीक है ना। ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है, हालांकि थोड़ा सा लेंथी हो गया और एनसीईआरटी में क्योंकि दिया हुआ है तो बाई चांस आ ना जाए इस हिसाब से मैंने इसको बता जरूर दिया है। लेकिन ये सवाल में देखिए क्या हुआ, पहले मेथड वैल्यूज का एवरेज निकाला गया A1 A2 A3 A4 और A5, पहले इनको जोड़ा गया, जोड़ने के बाद इनका एवरेज निकाला गया तो ये आ गया ट्रू वैल्यू। अब क्या हुआ कि ये ट्रू वैल्यू है और ये सब मेथड वैल्यू है, तो इससे इसको घटाया तो पहली रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर आई, फिर इसको घटाया,
दूसरे में, तीसरे में, चौथे में और पांचवें में पांचों एब्सोल्यूट एरर आ गए। अब सारी एब्सोल्यूट एरर को हमने क्या कर दिया बताइए, ऐड कर दिया। टोटल एब्सोल्यूट एरर में 5 का भाग दे दिया तो आ गया एवरेज एब्सोल्यूट एरर, जिसको एनसीईआरटी में मीन एब्सोल्यूट एरर भी कहा गया। और जब मीन एब्सोल्यूट एरर भी आ गया उसको भी हमने राउंड ऑफ किया तब जाके आया, क्योंकि एडिशन का ये नियम, हाँ एडिशन का ये नियम होता है कि इतने डेसिमल नंबर रखे जाते हैं जितने मिनिमम हो इनमें। तो इन सब में दो 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 हैं, तो यहाँ भी 2 होंगे, यानी 8 को हमें ड्रॉप करना पड़ेगा। 8 5 से बड़ा है इसलिए वापस आया, और 0 को हमने 1 जोड़ा, और जब 0 हमने 1 जोड़ा तो ये कितना हो गया 1। एब्सोल्यूट एरर में हमने ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दिया तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्वेश्चन अच्छा है भाई। आगे, रेडियस ऑफ सर्किल इज गिवन बाय r बराबर d by 2 where d is the diameter, then the factor 2 have x significant figures। देखिए भाई ऐसा होता है कि जब किसी चीज को निकालने के लिए हम सिंपल नंबर से डिवाइड करते हैं तो ये नंबर जो होते हैं उनमें वो क्योंकि नंबर मल्टीप्लायर होते हैं या डिवाइडर वाले नंबर होते हैं, यानी कि वो या तो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं या डिवाइड हो रहे होते हैं, इसलिए हम उनको कैलकुलेशन का आधार नहीं बनाते क्योंकि उनमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। ये तो ये 2 में जो सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे वो कितने होंगे, इनफाइनाइट। जैसे कि हम बताएं आपको, मान लो कि एक क्यूब है मान लीजिए, जिसके साइड हैं ए और ये ए। अब ए का मान लीजिए 2 है, ठीक है ना, ए बराबर 2 है मान लीजिए, यहाँ पर लिख रहे हैं। चलिए ए इज इक्वल टू 2 है, ए इज इक्वल टू 2.0 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। अब हमने कहा कि इसका वॉल्यूम निकालिए, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू होगा ए क्यूब। तो जो ए क्यूब होगा उसमें भी 2 सिग्निफिकेंट नंबर, हाँ ए का क्यूब करने पे जो भी आएगा उसमें भी 2 सिग्निफिकेंट नंबर होने चाहिए। अब हमने कहा कि ऐसे 6 क्यूब का वॉल्यूम बताइए, तो फॉर सच 6 क्यूब्स, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ए क्यूब जो भी आएगा उसमें 6 का गुणा करेंगे। तो इसमें होंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स और इसमें है 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स। लेकिन जो गुणा करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हम रखेंगे, क्योंकि ये सिंपल मल्टीप्लायर है, और सिंपल मल्टीप्लायर जो होते हैं उनमें सिग्निफिकेंट नंबरों की संख्या इनफाइनाइट होती है, इसलिए उनको कैलकुलेशन का आधार नहीं बनाते। कैलकुलेशन का आधार सिर्फ मेजर्ड डेटा को बनाते हैं, और यहाँ पर मेजर्ड डेटा जो है वो है साइड लेंथ ऑफ द क्यूब। तो जब हम आंसर लिखेंगे तो हम इसके हिसाब से सिग्निफिकेंट नंबर सेलेक्ट करेंगे, इसके हिसाब से नहीं करेंगे। तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट नंबर होंगे, इसको सॉल्व करने के बाद 2 सिग्निफिकेंट नंबर होंगे, और इसमें 1 सिग्निफिकेंट नंबर है। तो रिजल्ट में 2 सिग्निफिकेंट नंबर हम रखेंगे, और उसके आगे के जो नंबर्स होंगे उनको हम ड्रॉप करेंगे। Which of the following is incorrect match in view of round off the rule, ठीक है ना। राउंड ऑफ करना है 3 डिजिट्स तक। आइए पहले को देखते हैं 2.746 को हमें 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, यानी 3 डिजिट तक रखना है, ठीक है ना, बाकी आगे का हटाना है। तो हमको देखिए निशान लगा लेते हैं, यहाँ तक रखना है, इसको हमें हटाना है। अब क्योंकि ये नंबर ग्रेटर देन 5 है तो हम प्रीवियस नंबर पर आएंगे, ठीक है ना, हम प्रीवियस नंबर पर आएंगे और 1 बढ़ा देंगे, तो होना चाहिए 2.75। ये आंसर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये गलत है और हमें इनकरेक्ट ही चॉइस करना है, ठीक है ना, इसलिए हम फर्स्ट को चॉइस करेंगे। और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के पेज नंबर 30 पर आपको ये कॉन्सेप्ट मिलेगा जो यहाँ पर बताया जा रहा है। आइए जरा सेकंड को चेक करते हैं। 2.745 और हाँ सभी को 3 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है, ठीक है ना, 3 सिग्निफिकेंट नंबर रखने हैं यहाँ तक, ठीक है ना। ये देखिए ये हमें ड्रॉप करना है, तो जो जिस डिजिट को ड्रॉप करना है अगर वो 5 है तो हम वापस आएंगे और ये देखेंगे कि जो प्रीवियस डिजिट है वो इवन है कि ऑड है। अगर इवन है तो ऐसे ही छोड़ देंगे, तो 2.74 इसका आंसर होगा।
और ऐसा ही यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये सही लिखा हुआ है, इसलिए इसको हम चॉइस नहीं करेंगे। तो कि हमें कौन सा ऑप्शन चॉइस करना है, इनकरेक्ट वाला चॉइस करना है। आइए तीसरे नंबर वाले को देखिए, 2.743, हमें 3 सिग्निफिकेंट नंबर रखने हैं, इसको हमें ड्रॉप करना है। ये नंबर जो हमें ड्रॉप करना है वो लेस देन 5 है, इसलिए वापस आएंगे और कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे, वैसे ही छोड़ देंगे। बिल्कुल सही है। आइए 2.755, 3 तक राउंड ऑफ करना है, इसको हमें ड्रॉप करना है। ये 5 है, जब ये 5 हो, ना ग्रेटर देन 5 हो ना लेस देन 5 हो, बल्कि एग्जैक्टली 5 हो, तो वापस आएंगे और इस नंबर को, प्रीवियस नंबर को देखेंगे। प्रीसीडिंग नंबर बोलते हैं इसको, प्रीवियस नंबर या प्रीसीडिंग नंबर बोलते हैं, और ये होती है डिजिट टू बी ड्रॉप्ड। तो हम वापस आएंगे और देखेंगे कि प्रीसीडिंग नंबर इवन है कि ऑड है। अगर इवन होगा तो वैसे ही छोड़ देंगे, और अगर ऑड होगा तो एक बढ़ा देंगे, तो 2.76 होगा। और वही यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये सारे सही राउंड ऑफ हैं और ये जो है वो इनकरेक्ट है, और इसीलिए हम यही ऑप्शन चुनेंगे, क्योंकि हमें इनकरेक्ट फाइंड करना है। एनसीईआरटी पेज नंबर 30 में आपको ये कॉन्सेप्ट मिलेगा। Which among the following are correctly matched regarding dimensional formula? प्रेशर ग्रेडियंट ये होता है, ग्रेडियंट का मतलब है अपॉन डेल्टा एक्स कर दो, और रेडिएशन प्रेशर, इनकी डायमेंशन कभी सेम हो ही नहीं सकती। फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी ग्रेडियंट, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है टी इनवर्स, ठीक है ना, और वेलोसिटी ग्रेडियंट, जैसे कि मैंने कहा था, ग्रेडियंट का मतलब होता है अपॉन में डेल्टा एक्स कर दीजिए, तो एल टी माइनस 1 बाई एल, तो एल से एल कट गया, तो ये हो गया टी माइनस 1। तो ये सही मैच है। डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन एल होती है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है, यानी कि एन की पावर 0, एल की पावर ए की टी की पावर 0, ए की पावर 0, के की पावर 0, ये डायमेंशन लेस होता है। एंगल है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल होता है, एंगल डायमेंशन लेस होता है। हबल कांस्टेंट और प्लांक कांस्टेंट बहुत अलग बात है। ये E बराबर एच न्यू से निकलता है, और ये जो है वो वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैलेक्सी प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम, ऐसे डिस्टेंस बिटवीन देम, तो इसको हटाते हैं प्रोपोर्शनलिटी को, तो हबल कांस्टेंट लगाते हैं। तो प्लांक कांस्टेंट और हबल कांस्टेंट की डायमेंशन कभी भी सेम नहीं हो सकती। ये निश्चित रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली मैं आपसे कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई स्टूडेंट हो सकता है ये सोचे कि हबल कांस्टेंट और प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन शायद सेम होती हो, ऐसा नहीं होता है। और ये आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 218, ये आपको मे भी यहाँ पर 18 हो, ठीक है ना, ये 218 लिखा हुआ है। इसको अभी मैं चेक कर लूँगा, थोड़ा भी चेक कर लीजिएगा। बाकी जब हर क्वेश्चन के नीचे पेज नंबर लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि वो क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही बनाए गए हैं, और ये भी उसी से बनाया गया। हो सकता है यहाँ पर 218 ना हो, बल्कि 18 या 21 हो, अभी मैं देख लूँ। Question number 27. In mass spectrograph, radius of trajectory is proportional to. Mass spectrograph क्या होता है, जिसमें हम पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई करते हैं और ये पता लगाते हैं कि कौन सा आइसोटोप हल्का है और कौन सा आइसोटोप भारी है। जैसे क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, इसी प्रकार से यूरेनियम 238 और उसके दूसरे आइसोटोप्स। तो यहाँ पे हम कई पार्टिकल्स को एक के बाद एक भेजते हैं, और क्योंकि यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड होती है और पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंट्री करते हैं, तो वो इस प्रकार से घूम जाते हैं, ठीक है ना। और उनके जो पाथ का रेडियस होगा, वो उसका फार्मूला आप अच्छी तरह जानते हैं, mv/qb। तो q सबका सेम, b सबका सेम, b सबका सेम। तो r अलग अलग क्यों हो रहा है, बिकॉज r प्रोपोर्शनल टू मास। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन माना जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के पेज नंबर 21 में आपको मिलेगा ये कॉन्सेप्ट, और ये निश्चित रूप से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
when 2.845 is round off to 3 significant figures, तो क्या बनेगा, ये हमको चॉइस करना है। देखिए ध्यान से, कोई मेजरमेंट है जिसका मान है 2.845 और हमें 3 डिजिट तक रखना है, यानी कि ये डिजिट अनसर्टेन है जिसे हमें हटाना है। लास्ट डिजिट चलिए छोटी 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, ये डिजिट हमको हटानी है, तो इसे हम लोग कहते हैं डिजिट टू बी ड्रॉप। एनसीईआरटी में इसके बारे में कहा गया है कि जिसमें अंडरलाइन है उसको हमें हटाना है, और हमें अंडरलाइन को हमें हटाना है, ये है डिजिट टू बी ड्रॉप, तो इसको हमें छोड़ना है। तो ये नंबर 5 है, अगर ये 5 से बड़ा होता तो यहाँ आते 1 बढ़ाते, अगर ये नंबर 5 के बराबर कम होता तो यहाँ आते और ऐसे ही 4 लिख देते, और अगर ये नंबर 5 है तो हम वापस आएंगे, प्रीसीडिंग डिजिट पर वापस आएंगे, उसको देखेंगे, अगर वो इवन होगा तो ऐसे ही छोड़ देंगे, ऑड होता तो 1 बढ़ाते। ये इवन है इसलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, और इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, आपका सेकंड ऑप्शन सही है। और ये कॉन्सेप्ट आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 30 में देखने को मिलेगा। तो ये आपका एनसीईआरटी में पहला चैप्टर में पूरे आखिरी पेज तक से जो जो बन सकता था वो आपको बता दिया गया है। और अब हम लोग दूसरा चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन का वीडियो बनाने की तैयारी करने जा रहे हैं, इसको करते हैं। और कल आफ्टरनून में हम लोग कुछ लोग कह रहे हैं कि लॉजिक गेट और इंटरफेरेंस कराने के लिए, तो वैसे तो हमने ये सोचा था कि हम आज इसको कराएंगे, है ना, लेकिन इस काम की वजह से इसको थोड़ा रोक दिया है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये सब चीज़ें करने में, और कुछ चीज़ें पहले से करी भी हुई हैं तो थोड़ा टाइम बच भी रहा है, ऐसी बात नहीं है। कुछ काम पहले से किया भी हुआ भी है, लेकिन कुछ काम और करना भी पड़ रहा है, तो इसलिए लॉजिक गेट और इंटरफेरेंस की जो क्लास होगी वो हम लोग कल करेंगे, थोड़ी लंबी क्लास करेंगे, दोनों को एक साथ ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तैयार कर लीजिए इतना।